हेलो गाइस। तो देखिए, इंडियन रेलवे का जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का वैकेंसी निकला हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको मालूम है कि इसका एडवर्टीजमेंट निकला है और 7 जनवरी से यानी कल से ही इसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो एक अच्छा जॉब है जिसमें कि बहुत सारा पीजीटी टीजीटी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का वैकेंसी निकला हुआ है। और इसमें ख़ास बात यह है कि बहुत सारे बच्चे इसको भर सकते हैं। ठीक है। बहुत तरह का डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन के साथ ये वैकेंसी अवेलेबल है। सैलरी अच्छी है और एग्ज़ाम प्रोसेस काफ़ी लेंदी नहीं है। तो हम लोग वन बाई वन सारा कुछ बात करेंगे, सिलेबस वगैरह भी देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, ये इसका जो नोटिफिकेशन है जो रिलीज़ हुआ था वो है कि आपका 7 जनवरी से फॉर्म इसका फिलअप किया जाना है 6 फरवरी तक। ठीक है। और जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वैकेंसी है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो कि पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का वैकेंसी यहाँ पे है। ओके। 180 सीट है टोटल। अलग अलग जोन में कितना कितना सीट है वो पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इसका ब्रोशर भी आपको मिल जाएगा, तो आप ब्रोशर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो आप एक देख सकते हैं कि किस किस जोन में कौन कौन सा सीट अवेलेबल है। तो टोटल पीजीटी का 187 सीट है। ठीक है। साइंटिफिक सुपरवाइज़र का यहाँ पे 3 सीट है। टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का आपका देखो 338 सीट है। सिविल लॉ असिस्टेंट का 54 सीट है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का 20 सीट है। ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको दिख रहा होगा। म्यूज़िक टीचर, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन का भी यहाँ पे अच्छा है। उसके अलावा सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर हो गया, वेलफेयर इंस्पेक्टर हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे पीआरटी भी है, प्राइमरी रेलवे टीचर। डिफरेंट सब्जेक्ट का यहाँ पे 188 सीट है। ठीक है जी। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल के लिए 2 सीट है। तो अलग अलग जो है डिफरेंट सेक्शंस में सीट्स हैं और काफ़ी सारा सीट है यहाँ पे, आप जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है। लैब असिस्टेंट वगैरह भी आप भर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो अब आप बोलोगे कि ऑल ओवर इंडिया इतना सीट है, तो देखिए इस तरह का वैकेंसी में कई बार क्या होता है ना कि सारे बच्चे यही सोच सोच करके छोड़ रहे होते हैं और कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो है एप्लीकेशन नहीं आता, तो कंपटीशन भी कम हो जाता है। तो इसलिए ये एक तो रेलवे का है, आपको पता है कि रेलवे में बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है, फ्री ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी मिलता है। उसके अलावा जो भी रेलवे की अपनी फैसिलिटी है वो सारी मिलती ही है। तो पहले तो सेंट्रल वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट है, तो काफ़ी अच्छा सैलरी पे आप देख सकते हो। ठीक है। जो सेंट्रल वैकेंसी का केवीएस वगैरह का सैलरी होता है वही सैलरी है। उसके अलावा रेलवे का डिपार्टमेंट का अपना फैसिलिटी, तो अच्छा जॉब है। तो मेरा यही मानना है कि सबको भरना चाहिए और बहुत कम फ़ी है, ऐसा नहीं कि फॉर्म फ़ी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। जो फॉर्म फ़ी आप जमा करेंगे तो उसमें भी आपको 80% और बल्कि पूरा पैसा वापस हो जाएगा। अभी हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है। तो फीस भी आपका नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली आपको भरना चाहिए। तो अब देखो डिफरेंट डिफरेंट जो है वेबसाइट से आप इसको कर सकते हैं अप्लाई। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरा डिटेल के लिए आप जो है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी CEN देख सकते हैं। 7/2024 आपको देखना है। ठीक है। डिफरेंट कोई भी आप साइट यहाँ पे चले जाओ, किसी भी साइट से आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं अपना नियर बाई वाला देख रहा हूँ, मेरा जो नियर बाई है वो है रांची www.rrb.government.in। ठीक है। जैसे ही हम लोग ये वाला वेबसाइट पे क्लिक करते हैं ना, इस वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं तो हम लोगों का देखो ये वेबसाइट खुलेगा। ठीक है। ये वाला, तो ये रांची का खुल जाएगा। इसी तरीके से कोई भी जोन का आप खोल सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको वो नज़र आएगा CEN 7/2024 देखना है। ठीक है। तो CEN यहाँ पे 7/2024 ये वाला आप चाहे तो क्लिक कर सकते हो, या आपको ये रिसेंट जो है नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ना, जो रिसेंट अपडेट्स वगैरह है वहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा 7/2024 का। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में है फैक्ट। फिर यहाँ पे आपका लिंक आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। ये तो दूसरा है, ये 6/25 नहीं देखना है। ठीक है। 7/25 वाले में आपको मिल जाएगा। फिर आपका यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंग्लिश में पूरा ब्रोशर है, यहाँ पे हिंदी में पूरा ब्रोशर है। ठीक है। तो ब्रोशर भी आप पूरा कंप्लीट देख सकते हैं और एक बार देखना चाहिए। जैसे मैं इंग्लिश वाले को क्लिक करता हूँ तो ये पे देखो हम लोगों का ये पूरा इंग्लिश में खुल गया। ठीक है। तो ये देखिए इंग्लिश में हिंदी में दोनों में अवेलेबल है, आप चाहो तो किसी में भी पढ़ सकते हो। ठीक है। जो आपके लिए यूजुअल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक पूरा कंप्लीट ब्रोशर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 जनवरी से इसका जो है लिंक ऑन किया हुआ है। ठीक है। लिंक भी मैं आपको भी दिखा दूंगा कि लिंक एक्टिव है, काम हो रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। 6 फरवरी तक जो है लास्ट डेट है, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है। 7 और 8 आपको फिर पेमेंट करने के लिए टाइम मिलेगा और 9 से लेकर 18 फरवरी फिर जो करेक्शन वगैरह कुछ होगा उसके लिए आपको मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे देखो दी हुई हैं।
और ये पूरा आप पढ़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यही है कि आपको जो फॉर्म भरना है वो आपको ऑनलाइन भरना है, ठीक है, ऑफलाइन कोई भी तरह का फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट आपको कंप्यूटर से ही भरना है और आपको अपना सिग्नेचर फोटो वगैरह अपलोड करना है, ठीक है। तो पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपके पास में ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए, और वो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी लास्ट तक रहेगा, उसको आप बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही रखिएगा जो कि आपको पूरा एग्ज़ाम तक 1.5-2 साल तक रहे, ठीक है। 1 साल के अंदर हो जाता है सारा कुछ, फिर भी वो रहना चाहिए कुछ दिन तक ऐसा, ओके। क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन आपको मेल पे आएगा या तो आपको जो है मैसेज किया जाता है, तो सारा ऑनलाइन किया जाना, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, तो जनरली अभी हम लोग देख लेंगे क्या क्या है क्वालिफिकेशन, लेकिन जो जनरल होता है पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, वही सब है। तो अब यहाँ पे जो खास बात है वो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा, यानी एग्ज़ाम हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, उसमें डिटेल वही अभी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे होगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वही सब कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, जो जनरली बातें होती हैं। यहाँ पे देखिए वो निगेटिव मार्किंग का बात लिखा हुआ है कि अगर आप जो है आपका 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग होगा, मतलब मान लो कि एक क्वेश्चन मेरा अगर 3 नंबर का है, ठीक है, अगर मेरा एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, सही होने पर अगर आपको 3 नंबर मिलता है, तो समझ लीजिए हर गलत क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर माइनस होता जाएगा, यानी आप जहाँ 3 क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा, ठीक है, जहाँ आपका 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो क्या होगा, एक सही क्वेश्चन का पूरा नंबर चला जाएगा, ठीक है, ओके। तो निगेटिव मार्किंग भी है, तो ये एक अच्छा रहता है, इससे एग्ज़ाम में अच्छे बच्चों का होने का चांसेस बढ़ जाता है। सो आई लाइक निगेटिव मार्किंग, ठीक है, इससे डरने वाली बात नहीं है, इससे फेयर एग्जामिनेशन का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो फिर यहाँ पे वो सारी बातें हैं कि किस किस तरीके से आप लोगों का सारा काम होगा, ठीक है। तो वो पूरा डिटेल है, डिटेल आप इसका पढ़ सकते हैं पूरा यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, ओके। चलिए, अब जो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्म वगैरह भर लेना है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैकेंसीज़ वगैरह यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे ठीक है, जिनके साथ कुछ इशू है ना, मतलब कि जिनको रिलैक्सेशन चाहिए, तो उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। बाकी जो जनरल इन जनरल होता है वो वही चीज़ें हैं जो कि आपका जनरल फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे डेट वगैरह, डेट भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग शुरू वाला ही देखें ना तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो अपर एज है ना वो 48 ईयर तक लिया गया है, पीजीटी के लिए देख सकते हो, ठीक है, टीजीटी के लिए, और यहाँ पे सुपरवाइज़र के लिए 38 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन जनरल 48 ईयर्स तक आप जो है, अगर आपका अपर एज जाता है तब भी आप इसको फॉर्म को भर पा रहे हो, तो ये अच्छा है कि अगर इसमें एज का उतना टेंशन नहीं है। तो लिखा हुआ है कि जो है कोरोना वगैरह गुजरा, जो भी पेंडेमिक वगैरह गुजरा, उसका भी यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी रिलैक्सेशन है कैटेगरी बेस्ड या डिफरेंट, अगर आप ST SC से आते हैं तब आपको और भी मिलता है फीमेल वगैरह के लिए। तो बट यहाँ पे क्या है कि सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो अपर एज काफ़ी ऊपर तक का दिया है, ठीक है। और ये जो भी अपर एज का कैलकुलेशन होगा, ठीक है जी, जो भी अपर एज का कैलकुलेशन होगा तो वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी है फर्दर आपका SC ST के लिए, OBC के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो भी सर्टिफिकेट है ना, ये आपका सेंट्रल जो परफॉर्मा होता है, जैसे कि इसी ब्रोशर में दिया हुआ है, उसी परफॉर्मा में आपको SC ST या OBC वगैरह का आपको दिखाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन वगैरह भी है, तो बहुत इस हिसाब से काफ़ी अपर एज आपका बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जो फॉर्म फ़ी है, तो फॉर्म फ़ी आप देखेंगे ना कि 500 है जनरल के लिए, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 500 है, और उसमें जो है ना 400 रुपये आपका वापस हो जाएगा जैसे ही आप पहला एग्ज़ाम दोगे, फर्स्ट एग्ज़ाम CBT का। अब देखिए, आपको चूँकि पता है कि यहाँ पे सबसे पहले हमको एक CBT का एग्ज़ाम देना है, जो कि एक ही एग्ज़ाम है, वही मेन मेरिट का होगा। उसके बाद आपको फिर स्किल टेस्ट देना है, या अगर आप हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर वगैरह में हैं तो आपको टाइपिंग वाला टेस्ट देना है, ठीक है। और परफॉर्मेंस टेस्ट भी होगा, तो जैसे जैसे होगा वो आपको गाइड करते जाएगी। तो जैसे ही आप पहला एग्ज़ाम दे दोगे, जो कि मेन एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम है कंप्यूटर वाला, तो उसके बाद आपका 400 रुपया आपको आपके उसी अकाउंट में से वापस कर दिया जाएगा, जिस अकाउंट से या जिस कार्ड से आप पेमेंट को कट करेंगे। तो ये देखिए, तो आपको कह सकते हो कि 100 ही रुपया लग रहा है तब यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी, ठीक है। और PWBDS, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए, SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी, इन सब के लिए देखो क्या किया जा रहा है। इसके लिए बोला जा रहा है कि जो 250 रुपया भी आपको जमा करना है वो पूरा आपका वापस हो जाएगा,
पहले एग्ज़ाम के बाद। तो भाई और क्या चाहिए, बल्कि बिल्कुल फ्री में आप कह सकते हो कि एग्ज़ाम दे रहे हो। उस पे भी आपका जो है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ट्रेन टिकट भी मिल जाएगा। ट्रेन में भी आपका जो स्लीपर बर्थ होता है वो आपका बुक हो जाएगा, अगर आपका कहीं दूर सेंटर है तो। बहुत तरह का फैसिलिटी है, ठीक है। कुछ लग नहीं रहा, बस आपका थोड़ा सा मेहनत लग रहा है और आपको मेहनत करके एग्ज़ाम देना है, तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो PWBDS के लिए, फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है, एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, या अगर आप SC से हैं, ST से हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से हैं, ठीक है, तो सब के लिए लगभग जो है, जो पैसा लगेगा वो वापस हो जाएगा, और बाकी जनरल के लिए 100 रुपया ही सिर्फ लग रहा है, ये कह सकते हो, ठीक है। ये सारा फ़ी जो है हम लोगों को ऑनलाइन ही देना है, कार्ड से कट करा सकते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन मोड से आप जमा कर सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है जी, क्लियर है। तो एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम जो होगा ना, तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या है, वो वही आपका जो CBT का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो स्किल टेस्ट होगा, तो इन दोनों के हिसाब से ही आपका जो है, मतलब कि एक शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी बेसिस पे आपका होगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। स्किल टेस्ट भी काफ़ी सिंपल होने वाला है, तो ये सब आप इसमें पूरा अच्छे से देख सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, और तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ब्रोशर है इसका। तो यहाँ पे देखिए, रिक्रूटमेंट का जो है डिटेल प्रोसेस आपका लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपका रिक्रूटमेंट होना है। तो उसमें सबसे पहले आपको जैसे फॉर्म वगैरह भर देना है। फॉर्म वगैरह भरने के बाद फिर आपका CBT का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, CBT टेस्ट होगा। और CBT जो टेस्ट होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CBT के बाद परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट होगा। मतलब आप मान लो म्यूज़िक टीचर या डांस टीचर में भर रहे हो, तो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। टीचिंग स्किल टेस्ट में आपका 150 मार्क्स का ठीक है टेस्ट होगा, लेकिन उसका 15% ही ऐड होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। उसके बाद फिर ट्रांसलेशन टेस्ट उनके लिए होगा जो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले में फॉर्म भरेंगे, ठीक है। फिर DB होगा, इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। तो बहुत कुछ नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 to 1 देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, जब CBT का बात करेंगे तो CBT में जो है ना, आपका 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 100 क्वेश्चन होगा उसमें, ठीक है। और 120 मिनट यानी 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा PWBD के लिए। तो ये कह सकते हैं कि 90 मिनट 1.5 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम देना है। सारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि कुछ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना। हाँ, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है और सब्जेक्ट बेस्ड भी नहीं है, अभी हम लोग देखेंगे। बस आपको पढ़ना है और आपको डिसीजन लेकर के वहाँ पे आंसर बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा CBT वाला होगा ना, उसमें आप जैसा देख रहे हो कि यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक है, और 100 नंबर का, यानी हर क्वेश्चन का एक ही नंबर है। कि देखो, प्रोफेशनल एबिलिटी से आपका 50 क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी लगभग कॉमन है PGT और TGT वालों के लिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो 50 कह सकते हो कि इधर कॉमन जो आपका जो जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और साइंस 1 to 10 तक का जो होता है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और साइंस, वहाँ से 50 क्वेश्चन है, और 50 जो है वो प्रोफेशनल एबिलिटी है TGT PGT के लिए, ठीक है। उसका भी सिलेबस अलग से दिया हुआ है, हम वो देखेंगे। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के लिए, निगेटिव मार्किंग के साथ में, आपको ये ध्यान देना है। तो इस CBT में ही आपका मेन कह लो ना 80% वेटेज इसी का है, ठीक है। और 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका एक नंबर चला जाएगा, यह भी आपको ध्यान देना है। निगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं रहते, ठीक है, और कॉन्फिडेंट बच्चों का होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग भी। अब एक बार आपका CBT में सिलेक्शन हो गया तो यहाँ पे देखो सिलेबस भी दिया हुआ है। जो मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन आना है, तो आप देख सकते हो कि सारा क्लास जो जूनियर क्लास होता है 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 1 to कह सकते हो कि 6 to 10 का जो सिलेबस है, ठीक है, बिलो हाई स्कूल और हाई स्कूल, तो वहाँ का सिलेबस से ही सारा क्वेश्चन आपका रहेगा मैथमेटिक्स का। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्वेश्चन जनरली आप जो कंपटीशन एग्जाम में देते हो उस तरह का रहेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर वगैरह से क्वेश्चन रहेगा। और जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से जो CBSE का सिलेबस है 10th स्टैंडर्ड तक, वहाँ का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है 50 क्वेश्चंस, और ऊपर के 50 क्वेश्चन के लिए आपको सिलेबस नीचे दिया हुआ है, तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ भी है CBT में, मतलब जनरल के लिए 40% लाना जरूरी है, तभी आपका मेरिट बनेगा। EWS के लिए भी 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC के लिए 30 और ST के लिए 25, ठीक है। तो ये सारा है मिनिमम कट ऑफ है, ये आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप मेरिट में आएंगे, ठीक है।
ओके। अच्छा, अब जब आपका सीबीटी में हो जाएगा ना, तो सीबीटी में होने के बाद जो है जरूरत पड़ी तो नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइज करने के बाद आपका एक शॉर्ट लिस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप जूनियर हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेटर के लिए दिए हैं तो आपको ये फिर टेस्ट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें कम से कम जो 50% क्वेश्चन होगा वो डिज़ाइन किया जाएगा टेस्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से, ठीक है। 20% इंग्लिश के लिए, 30% हिंदी के लिए, पूरा यहाँ पे आपका डिटेल दिया हुआ है। ओके। अब ये जो ट्रांसलेटर वाला है ना, ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जिसको आपको जस्ट पास करना है। 60% लाएंगे तभी आप पास करेंगे, उससे कम लाएंगे तो आप पास नहीं करेंगे। और जो भी रैंक है वो सीबीटी से ही, जो सीबीटी का एग्ज़ाम हुआ है 100 नंबर का, वहीं से तैयार किया जाएगा, ठीक है। और उससे 10 गुना ज़्यादा बच्चों को कॉल किया जाएगा, किसके लिए? ट्रांसलेटर टेस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्वालिफाई करेगा 60% ले आएगा, उसी का फिर सीबीटी से मेरिट बनेगा। इस 60% नहीं लाने वालों का नाम हट जाएगा, जो 60% लाएंगे उन्हीं का नाम आगे फिर चलेगा, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी वाले ब्रोशर में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत होगी तो, ठीक है। ओके। ये सारी बातें यहाँ पे है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो, आप बोलता है कि 60% से कम लाने पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ट्रांसलेशन टेस्ट में डिस्क्वालीफाई होंगे तो आपका फिर सीबीटी से भी आपकी जो आपका पहला टेस्ट था उससे भी आपका कोई रैंक नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब परफॉर्मेंस और स्किल टेस्ट है, तो यहाँ पे जो म्यूजिक टीचर वगैरह हैं उनके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, जो अदर सब्जेक्ट के टीचर हैं उसके लिए स्किल टेस्ट होगा। तो ये जो स्किल टेस्ट है ये जैसा बोर्ड डिसाइड करेगी 15 से लेकर के 30 मिनट तक का हो सकता है, ठीक है। आपको मेथोडोलॉजी और टीचिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है, पर बेस्ड, क्लासरूम मैनेजमेंट पर बेस्ड आपका जो है स्किल टेस्ट होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है स्किल टेस्ट जो होगा वो आपका 150 नंबर का होगा, ठीक है। ओके। तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे इसको करना है। तो इसमें 150 नंबर में आपका 50% ही जो है ये मेरिट में जाएगा। मतलब ध्यान ये देना है कि 85 और 50 का, 85 + 15 का रेशियो रहेगा। मतलब पहला जो एग्ज़ाम सीबीटी में हुआ था 100 नंबर का, ठीक है, तो उससे आपका उसमें जो भी नंबर आया है, ठीक है, उससे उसका 85% नंबर उठाया जाएगा। और इसमें जो भी नंबर आएगा ना उसका 50% ही 15% ही उठाया जाएगा। या सपोज़ करो कि किसी ने कोई 100 में उधर लेकर के आ गया, सपोज़ कर लेते हैं 80 नंबर, ठीक है, और कोई 150 में लेकर के आया है 100 नंबर, तो इसका कितना कितना नंबर लिया जाएगा? तो 80 का 85%, ठीक है, तो लगभग 67 से 68 नंबर इधर आपका बन जाएगा, ये ले लिया जाएगा। अब प्लस इसका लिया जाएगा 15%, तो 100 का 15% यानी 15, ठीक है। तो इन दोनों को आप टोटल जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों का हो जाता है 82। तो ये अब इसका मार्क्स होगा और इसी के आधार पे इसका जो है फाइनल मेरिट बनेगा। तो 85 और 15 का वेटेज है। तो ये नहीं कि इसमें आप 100 नंबर ले आए तो बहुत ज़्यादा आ गया, जी नहीं। जो आप जो भी इसमें नंबर लाओगे उसका 15% ही लिया जाएगा, और इसमें जो भी नंबर लाएंगे उसका 85% लिया जाएगा, ठीक है। इससे आपका फिर मेरिट तैयार किया जाएगा। उसके बाद फिर डीवी वगैरह होगा, आपका फाइनली हो जाना है। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब थोड़ा सा हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस भी देखो सबका अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पे, कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट वगैरह आप देख सकते हो, ओके। कहाँ से कितना क्वेश्चन आना है ये आपको सब कुछ दे दिया है। जैसे अगर हम बात करें पीजीटी या टीजीटी का, तो अगर आप कोई भी पीजीटी या टीजीटी देते हो, क्योंकि सबसे बड़ा वैकेंसी यही है, मोस्टली बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 50 क्वेश्चन आना है ना, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो आपको बता दिया गया कि मैथ से 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, साइंस से आपका 10 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन आएगा, फिर जनरल अवेयरनेस से आपका 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे 50 क्वेश्चन तो आपको बता दिया गया था। और यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन अलग है, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन आना है, तो वो जो 50 क्वेश्चन है तो वो आपका कॉमन सिलेबस है, चाहे आप कोई पीजीटी दे रहे हो या टीजीटी दे रहे हो। इससे मतलब नहीं है कि आप मैथ दे रहे हो, कि आप साइंस दे रहे हो या आप आर्ट्स दे रहे हो, ठीक है। हालांकि ये एक मुझको अजीब सा लग रहा है, इसलिए कि भाई आप फिर उसमें आप सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ कैसे आप चूज़ करेंगे, ठीक है। चलो, लेकिन अब यहाँ पे देखो इन्होंने यही सिलेबस दिया है कि पीजीटी और टीजीटी के लिए जो 50 क्वेश्चन आना है तो वो एजुकेशन से आएगा, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, आपका सोशोलॉजी एंड एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेस्ट, फिर एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज़। तो ये पूरा डिटेल आपका दिया हुआ है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो इससे आपको 22 से 28 क्वेश्चन रह सकता है। कितना क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, तो ये आप जो है ना, बुक इसका मार्केट में अवेलेबल है, और बस आप थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो इंटरेस्ट भी आता है। बीएड में कुछ इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं तो आपको बहुत बहुत
ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसी पे हमको टेस्ट देना है। इन सब चीज़ों को आप पढ़ लोगे और एक बार आप अगर वर्ड्स से फेमिलियर होते हो, क्योंकि इनके वर्ड्स में ही सब कुछ रहता है, वर्ड्स से अगर आप फेमिलियर हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे जनरली क्रिएटिव क्वेश्चन आता है, जिसमें जो है काफ़ी बार आपका व्यू पूछा जाता है कि आपका इसमें क्या व्यू है, कैसे डेवलप हो सकता है, ठीक है, कैसे आगे चल करके और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पढ़ने के बाद फिर आपके अपने इंटेलिजेंस पे, आपके अपने अंडरस्टैंडिंग पे फिर वहाँ पे क्वेश्चन आता है, और पीजीटी है तो पीजीटी लेवल का, टीजीटी है तो टीजीटी लेवल का। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम टफ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ठीक है, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज इसमें यहाँ पे नहीं पूछा गया है, एक अजीब सा चीज़ है, शायद उसको ये लोग स्किल टेस्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर भी इसका तैयारी करना काफ़ी मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हो, ठीक है, ये सब करिकुलम अगर आप जब अच्छे से पढ़ लेंगे आप, तो ये सब पढ़ने के बाद यहाँ पे 13 से 18 क्वेश्चन यहाँ से, 8 से 12 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हो। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन किया जाएगा। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ेगा और अच्छे से समझ करके जाएगा तो इस 50 में 35 से 40 क्वेश्चन को करेक्ट करना मुश्किल नहीं होता है भाई। बहुत सारा क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा रहता है, अगर आप अच्छे से एजुकेशन को पढ़ते हो तो, ठीक है। तो ये इसकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। मार्केट में बुक्स जो भी अवेलेबल है तो उसमें आप एक बार सिलेबस को मैच कर लेना, ठीक है, और उस सिलेबस को मैच करके अच्छी कंपनी का बुक लेकर के आप तैयारी कीजिए। डेफिनेटली ये मुश्किल नहीं है, और ओवरऑल आपके लिए ये एग्ज़ाम मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप फिर आप देखो, फिजिकल ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे अलग अलग है, तो सबका पूरा डिटेल में दे दिया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने हैं, तो फिर आपको यहाँ पे पढ़ने में कोई इशू नहीं है। ये बहुत लंबा चौड़ा ब्रोशर है, सबको डिटेल करना कम टाइम में मुश्किल है, और अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह के फॉर्म को भर सकते हैं, और काफ़ी सारा यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप टीजीटी में अगर आपका पीसीबी का अगर आपके पास में पेपर कॉम्पोजिशन है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हर बच्चे के लिए यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है, मैं कह सकता हूँ, बस आपको देखना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, देखिए, तो यहाँ पे आपको मास्टर होना चाहिए, ठीक है, फिर सिंपली मास्टर होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, ठीक है। अब डिज़ायरेबल कौन होगा, तो जिसके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो डिज़ायरेबल होगा, मतलब उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, यहाँ पे पीजीटी के लिए ना, पीजीटी के लिए कुछ नहीं करना है, जो सिंपल होता है, ठीक है। और आप देखेंगे डिफरेंट तरह का वैकेंसी है, सब्जेक्ट वाइज है, मेल फीमेल वाइज भी है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। अब ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम है तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही आपका डिग्री होना चाहिए, सीबीएसई से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस भाई आपको इंग्लिश में पढ़ाना है तो आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो इंग्लिश में किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पीजीटी के लिए जो सिंपली चाहिए वो हमको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी एमएससी एमए, ठीक है, प्लस आपका 1 साल या 2 साल का बीएड, जो भी आपने बीएड कर रखा है, पीजी प्लस बीएड, सिर्फ यही 2 चीज़ें होनी चाहिए और कुछ नहीं पीजीटी के लिए, ठीक है, इसी पे हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब आप टीजीटी को देखोगे तो टीजीटी में टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए कह सकते हैं कि प्राइमरी टीचर के लिए और टीजीटी के लिए एक ही तरह का है। जैसे इसमें आप कहते हैं एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन हो गया, बीए हो गया, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे डीएलएड वालों को भी मौका दिया गया है, ठीक है। अब इन्होंने दिया है भाई, ये आप जाके देख सकते हो, तो डीएलएड वाले भी टीजीटी भर सकते हैं, ओके, और बीएड वाले भी टीजीटी भर सकते हैं। हाँ, उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे एक टेट एग्ज़ाम भी मांगा गया है, ठीक है, मतलब आपको स्टेट क्वालिफाई हो, कोई भी स्टेट टेस्ट, स्टेट में जो टेट होता है, या आप सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए, यानी प्राइमरी टीचर के लिए और टीजीटी के लिए, दोनों के लिए टेट मांगा गया है। अच्छा, टीजीटी में बस आपका ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड और टेट, और पीआरटी में आपके पास में इंटर होना चाहिए, ठीक है, आपने इंटर कर रखा हो, साथ में आपने डीएलएड कर रखा हो, ठीक है, और आपका फिर स्टेट टेट या कोई सी टेट आपने उसमें क्वालिफाई कर रखा हो। तो ये टेट मांग दिया गया है टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए ही, जैसा कि सेंट्रल स्कूल में मांगा जाता है, और पीजीटी के लिए टेट का कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको ध्यान देना है। और बाकी डिटेल में सारा ब्रोशर में चीज़ें दी हुई हैं। मैं आपको बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा देखो सर पटकने वाला चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। आपको मैं सिंपल शॉर्ट में ये बोलूँगा कि आप जाइए, फॉर्म भरिए, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है, बिल्कुल फॉर्म भरिए आप, क्योंकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और कई बार बच्चे सोच रहे होते हैं कि मेरा इसमें नहीं होगा, लेकिन उसका हो जाता है। तो भाई गवर्नमेंट जॉब होगा, रेलवे डिपार्टमेंट में होगा, फुल फैसिलिटी आपको मिलेगी, सैलरी अच्छा है, तो सिक्योर जॉब है, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि जो कंप्यूटर साइंस जिनका है वो भी, उनके लिए भी फॉर्म अवेलेबल है,
ठीक है, उनके लिए भी सीट्स है। तो कंप्यूटर साइंस में भी आप दे सकते हो, और कंप्यूटर साइंस में आपको बीएड का ज़रूरत नहीं है, तो कहीं कहीं पे आपको बीएड का ज़रूरत नहीं, जैसे कंप्यूटर साइंस वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक के लिए वैकेंसी है। टीजीटी फॉर पीसीएम, टीजीटी फॉर पीसीबी, टीजीटी फॉर साइंस, तो अलग अलग तरह का मैं आपको कितना दिखाऊं। ठीक है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, और खुद से एक बार देखना चाहिए। खुद से एक बार देखोगे तो आपको लगेगा कि हर तरह का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो जाइए, मैं आपको बोलूँगा कि जैसे ही आप जाओगे ना रांची वाले साइट पे, ठीक है, कोई भी आप चले जाना, तो इसमें आप इस पे क्लिक करोगे जब CN724 पे, तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिंक आपका दिया हुआ है। ठीक है, यस, ये देखो लिंक यहाँ पर दिया हुआ है 724 के लिए, लिंक फॉर द एप्लीकेशन विंडो। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपका वो लिंक पे आप चले जाइएगा वहाँ पे, और जैसे ही आपका ये खुल जाता है तो आप वहाँ पे अप्लाई पे जाएंगे। आपका पहले से अगर अकाउंट बना हुआ है, पहले आपने कोई रेलवे का फॉर्म भरा है, तो जो भी आपका अकाउंट है वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो, वरना आपको न्यू अकाउंट के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप न्यू अकाउंट के लिए क्रिएट करोगे, आपको ये सारा जो है भरना पड़ेगा, जिसमें आपका ईमेल वेरिफिकेशन होगा, और आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप इसी के थ्रू आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फॉर्म भरिए, ठीक है, थोड़ा बुक्स वगैरह ले लीजिए, तैयारी कीजिए। एक जनरल कंपटीशन है आप कह सकते हो। ठीक है, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और अभी हमको यही बस जनरल सीबीटी को क्वालिफाई करना है। जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे, शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, तो थोड़ा सा स्किल की तैयारी कर लीजिएगा, स्किल टेस्ट दे दीजिएगा। तो बिल्कुल इसको जो है कह सकते हो कि अपने दिनचर्या में 1 से 2 घंटा डेली का देते रहिए इसको, और बस इसको दे करके बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर होना हुआ तो काफ़ी इजीली हो जाएगा, मैं ये कहूँगा, इसलिए इस एग्ज़ाम के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, फिर चलिए, कोई फर्दर अपडेट होता है तो मैं आपको बताऊँगा। कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत सारी बातें हो सकती हैं छूट गई हो, बट ब्रोशर में पूरा जो है डिटेल में अवेलेबल है। ये हिंदी का ब्रोशर है, ये इंग्लिश का ब्रोशर है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कि अपने अकॉर्डिंग ब्रोशर को कीजिए। ठीक है, साइट पे जाइए, किसी भी एक साइट पे जाइए, ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और डिटेल में पढ़िए, सब कुछ दिया हुआ है वहाँ पे, कोई चीज़ छूटा हुआ नहीं है। बहुत मोटा लंबा चौड़ा ब्रोशर है इसका। ठीक है, तो डिटेल में आप पढ़ पाएंगे अगर आपको पढ़ना है तो। अदरवाइज़ आप फॉर्म भरते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और फॉर्म भरिए, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो, कोई फर्दर अपडेट होता तो आपको मैं बताते रहूँगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लेट हुआ है मेरे को बताने में, बट कोई इशू नहीं है, अभी बहुत डेट है फॉर्म भरने का, तो आराम से फॉर्म भरिए, लेकिन फॉर्म भरिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।